चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th बायोलॉजी का ये चैप्टर फर्स्ट है, इसकी ये सेकंड वीडियो है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप फर्स्ट वीडियो को विजिट कीजिए, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको वीडियो के अंत में जितना भी अपने आज क्लास में पढ़ा है उन सब का आपको वहाँ पर PDF फॉर्म में ये नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे क्या। तो देखिए आज का टॉपिक है परागकण। तो देखिए परागकण या पोलन ग्रेन क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों का अध्ययन किया जाता है उसे पोलिनोलॉजी कहलाता है या कहते हैं अपन पोलिनोलॉजी कहते हैं या कहलाते हैं। अधिकांश परागकण आकार में कैसे होते हैं, गोल होते हैं। वह इनका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास वाले ये होते हैं। परागकण अगुणित गोलाकार संरचना वाले होते हैं। परागकण अगुणित गोलाकार संरचना वाले होते हैं। परागकण में 2 भित्तियाँ उपस्थित होती हैं। कितनी भित्तियाँ उपस्थित होती है परागकण में? 2 भित्तियाँ उपस्थित होती हैं। पहली वाली भित्ति को अपन बोलते हैं बाह्य भित्ति या चोल, ठीक है, बाह्य भित्ति या बाह्य चोल या एक्जिन भी इसको अपन बोल देंगे। परागकण की बाह्य परत बाह्य चोल कहलाती है। परागकण के जो बाहरी आवरण है, आउटर लेयर है, उसको अपन बाह्य चोल कहते हैं, जो कठोर व खुरदरी होती है। परागकण की बाह्य चोल या बाह्य परत बाह्य चोल कहलाती है, जो कि कठोर होती है, कठोर व मोटी व खुरदरी होती है। बाह्य चोल का निर्माण स्पोरोपोलिनिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बाह्य चोल का निर्माण स्पोरोपोलिनिन के द्वारा होता है। ये आपके MCQ में बनने वाला है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, द्वारा होता है। तथा इसी पदार्थ की उपस्थिति के कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिनिन का अभाव होता है कि भाई कुछ स्थान पे क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन का अभाव होता है, तथा 2 या 3 सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। इन्हीं छिद्रों के स्थान से पराग नलिका बाहर निकलती है। भाई किन छिद्रों से? कि भाई जो जनन छिद्र परागकणों की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। अब वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन का क्या होता है, अभाव होता है, तथा 2-3 सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। और इन्हीं छिद्रों के स्थान से क्या होती है, पराग नलिकाएं बाहर निकलती है। तो ये थी आपके परागकण की बाह्य भित्ति या बाह्य चोल, जिसको अपन एक्साइन बोलते हैं। अब है आपके इंटाइन। देखना, आंतरिक भित्ति या अंतःचोल। परागकण की आंतरिक परत अंतःचोल कहलाती है, जो सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। वहाँ पे किसकी बनी थी वो? कि भाई बाह्य चोल का निर्माण स्पोरोपोलिनिन के द्वारा हो रहा था, और यहाँ पे सेलुलोज व पेक्टिन के द्वारा बनी होती है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, एक तो कायिक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका। देखिए, कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, जिसमें सघन जीव द्रव्य, प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक अनियमित आकृति का केंद्रक पाया जाता है। कि भाई क्या होता है कि भाई परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पहली उसमें होती है कायिक कोशिका और दूसरी उसमें होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, जिसमें सघन जीव द्रव्य, प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक अनियमित आकृति का केंद्रक उसमें पाया जाता है। मतलब कि केंद्रक की आकृति उसमें निश्चित नहीं रहती है। जनन कोशिका आकार में छोटी होती है, जो कायिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। जनन कोशिका आकार में छोटी होती है, जो कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। आगे देखिए, 60% आवर्तबीजी पादपों के परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं, और शेष 40% आवर्तबीजी पादपों के परागकण में जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभक्त होकर 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है, तथा परागकण त्रिकोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं कि भाई 60% आवर्तबीजी पादपों के परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं, ठीक है, और जो 40% बचेंगे आवर्तबीजी पादपों के परागकण में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा विभक्त हो जाएगी, मतलब कि आगे की ओर बढ़ जाएगी, और 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। 2 नर युग्मक का निर्माण करती है, तथा परागकण त्रिकोश की अवस्था में क्या होते हैं, फिर यहाँ से मुक्त होते हैं। तो ये आपके परागकण का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है
कि यदि परागकणों के परिवर्धन मतलब कि निर्माण से पहले टेपिटम नष्ट हो जाए तो परागकणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यदि परागकणों के परिवर्धन से पूर्व टेपिटम नष्ट हो जाए तो परागकणों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे उसकी वृद्धि रुक जाएगी तथा ऐसे परागकण बंदे प्रकृति के होंगे। और ऐसे परागकण क्या होंगे, बंदे प्रकृति के होंगे, जो आगे की ओर विकसित नहीं हो पाएंगे और आगे वृद्धि नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये परागकण की आपकी संरचना है, ये इसका बाह्य चोल है जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, ठीक है। और कुछ जगह स्पोरोपोलिनिन नहीं पाए जाते तो वहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाती है, जनन छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं और यहीं से क्या निकलती है, पराग नलिका यहाँ से निकलती है। क्या ये इसका अंतःचोल है जो सेलुलोज तथा पेक्टिन का बना होता है, जिसको अपन पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं, ठीक है। ये कोशिका के अंदर रिक्तिका या रसधानी पाई जाती हैं। ये जनन कोशिकाएं होगी इसकी, और एक का एक केंद्रक हो गया जिसका आकार निश्चित नहीं होता गया। तो इस प्रकार आपके परागण का पूरा कंप्लीट यहाँ पे होता है। अगला टॉपिक है आपके परागपिंड या पोलिनियम। देखिए, कुछ पादपों के परागकण परस्पर संयुक्त होकर एक विशिष्ट रचना बनाते हैं जिसे परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। कुछ पादपों के परागकण परस्पर संयुक्त होकर एक विशिष्ट रचना बनाते हैं जिसे परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। एग्जाम्पल रहेगा इसका आंकड़ा कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, इसका यहाँ पे साइंटिफिक नेम यहाँ पे हो जाएगा। क्या भाई आंकड़ा है, आंकड़े का क्या होता है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। अगला है बहु बीजाणुता। जब चतुष्क अवस्था में लघु बीजाणुओं की संख्या 4 से अधिक होती है तो यह अवस्था बीजाणुकता कहलाती है, बहु बीजाणुकता कहलाती है। जब चतुष्क अवस्था में लघु बीजाणुओं की संख्या 4 से अधिक होती है तो यह अवस्था बहु बीजाणुकता कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक, परागकण के कुछ तथ्य या फैक्ट। देखिए, पराग एलर्जी के रूप में कुछ पादपों के परागकण हवा में होते हैं तथा एलर्जी व श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। उन्हें पराग एलर्जन या एरो एलर्जन कहते हैं, जिस प्रकार से गाजर घास, पार्थेनियम। कुछ पादपों के परागकण हवा में होते हैं तथा एलर्जी व श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। उन्हें पराग एलर्जन या एरो एलर्जन कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका गाजर घास, जिसको पार्थेनियम भी अपन कहते हैं। देखिए, अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी तथा श्वसन संबंधी वेदना या परेशानियां पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जो कभी कभी चिरकालीन मतलब कि लंबे समय तक श्वसन विकार जैसे कि दमा, अस्थमा, श्वसन शोथ रोग आदि के रूप में विकसित हो जाती है। तो कुछ प्रकार के ऐसे हानिकारक प्रजातियां हैं जिनके परागकण क्या करते हैं, गंभीर एलर्जी उत्पन्न करते हैं और व्यक्तियों में लंबे समय तक चलने वाली श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। सेकंड टॉपिक है परागकण भोजन या आहार के रूप में। देखिए, पादपों के परागकण पोषण पदार्थों से भरपूर होते हैं। पादपों के परागकण पोषक पदार्थों से भरपूर होते हैं जिनका प्रयोग आहार संपूरक को या सप्लीमेंट के रूप में या पराग गोलियों व सिरप के रूप में किया जाता है। इनका अधिकांश प्रयोग खिलाड़ियों, एथलीटों व घोड़ों के कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे बी पोलेन, ठीक है। कि भाई इसका परागकण का उपयोग किसके रूप में कर रहे हैं अपन, भोजन व आहार के रूप में। कि भाई पादपों के परागकण पोषक पदार्थों से क्या होते हैं, भरपूर रहते हैं, मतलब इनमें पोषक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, जिनका प्रयोग आहार संपूरक मतलब कि सप्लीमेंट्स के रूप में, पराग गोलियों व सिरप के रूप में भी किया जाता है। इनका अधिकांश प्रयोग खिलाड़ियों, एथलीटों व घोड़े की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये हमें ज़्यादा एनर्जी प्रदान करते हैं। क्या एग्जाम्पल बी पोलेन। अगला है परागकणों की जीवन क्षमता। परागकणों की वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने की क्षमता परागकणों की जीवन क्षमता कहलाती है। भाई परागकणों की वर्तिकाग्र पर, जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है पुष्पिका, परागकणों की वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने की क्षमता परागकणों की जीवन क्षमता कहलाती है। अलग अलग पदार्थों के परागकणों की जीवन क्षमता अलग अलग होती है। परागकणों की वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने की क्षमता परागकणों की जीवन क्षमता कहलाती है और अलग अलग पादपों के परागकणों की जीवन क्षमता अलग अलग होती है।
जैसे कुछ अनाजों धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी आदि पादपों के परागकण की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। तो आपसे अगर वो एग्जाम्पल पूछे कि भाई कुछ लंबे समय तक जिनकी जीवन क्षमता रहती है परागकण, उनके एग्जाम्पल बताइए, तो आप उसमें रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी आदि पादपों का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। और जो कुछ ही मिनटों में अपनी जीवन क्षमता को, जैसे कि अनाज में धान है और गेहूँ है। परागकणों की जीवन क्षमता तापमान व आर्द्रता पर भी निर्भर करती है क्या। अगला टॉपिक है अपने पराग बैंक। बहुत से पादप प्रजातियों के परागकणों को द्रवित नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है, तथा इन परागकणों को जिन स्थानों पर भंडारित किया जाता है उन्हें पराग बैंक कहते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं। बहुत से पादप प्रजातियों के परागकण को द्रवित नाइट्रोजन मतलब कि लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर कितना होता है -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है, मतलब इनको कई वर्षों तक अपन क्या करते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। तथा इन परागकणों को जिन स्थानों पर भंडारित किया जाता है उन्हें पराग बैंक कहा जाता है। सीधा सीधा अपन कह सकते हैं कि वे परागकणों को जिस स्थान पर अपन क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उसी को अपन पराग बैंक कहते हैं। और इनको परागकणों को द्रवित मतलब कि लिक्विड नाइट्रोजन में कई वर्षों तक अपन भंडारित कर सकते हैं, और जिस स्थान पर करते हैं उसको पराग बैंक कहा जाता है। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। अगला टॉपिक है हमारा जायांग। यह पुष्प का मादा जननांग वाला भाग होता है। जायांग की इकाई स्त्री केसर व अंडप होती है। जिस प्रकार से पुरुषों में पुंकेसर जो होता है, यह पुष्प का मादा जननांग होता है। जायांग की इकाई स्त्री केसर व अंडप होती है। पुष्प के अंदर जायांग में अंडपों की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। अंडपों की संख्या के आधार पर जायांग निम्न प्रकार के होता है। तो देखिए, पहला है आपका एक अंडपी। जब जायांग में केवल एक अंडप उपस्थित हो तो उसे एक अंडपी कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषाएं हैं। अगर आपने एक पढ़ ली, एक आपने अच्छे से याद कर ली, तो सारी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे याद हो जाएगी। भाई एक अंडपी में नाम से पता चल रहा है कि भाई जब जायांग में केवल एक ही अंडप उपस्थित होगा तो उसे एक अंडपी कहेंगे, बहुअंडपी। जब अंडपों की संख्या एक से अधिक हो तो उसे बहुअंडपी कहते हैं, या बहुत सारे तो उसे बहुअंडपी कहेंगे। अब बहुअंडपी निम्न दो प्रकार के होते हैं। भाई इसमें भी क्या है, बहुत सारे प्रकार हैं, तो सॉरी दो प्रकार हैं। तो पहला है इसमें संयुक्तांडपी या युक्तांडपी, इसको अपन बोलते हैं। तो जब अंडप आपस में जुड़े हुए हों तो उसे संयुक्तांडपी या युक्तांडपी कहते हैं। अगला है मुक्तांडपी या वियुक्तांडपी। जब अंडप एक दूसरे से अलग हो तो उसे मुक्तांडपी कहते हैं। बट ये किसमें होना चाहिए, बहुअंडपी, मतलब इनकी संख्या ज़्यादा हो। अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो ये संयुक्तांडपी रहेंगे, और अगर ये एक दूसरे से अलग अलग हो तो उसे मुक्तांडपी या वियुक्तांडपी कहेंगे क्या। अंडप की संरचना। प्रत्येक अंडप 3 भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो इसमें पहला है आपके पास, देखिए प्रत्येक अंडप 3 भागों से मिलकर बना है, किस किस से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसमें पहला है आपका वर्तिकाग्र। यह अंडप का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है जो परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। यह अंडप का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है जो परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। परागकण, अब यहाँ से क्वेश्चन बना परागकणों को कौन ग्रहण करता है, तो वर्तिकाग्र वाला भाग क्या करता है, सबसे अंडप का सबसे ऊपरी भाग होता है जो परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। अगला है वर्तिका। वर्तिकाग्र से नीचे लंबा बेलनाकार भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र से नीचे का लंबा बेलनाकार भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, जो पराग नलिका को मार्ग प्रदान करने का कार्य करता है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में चित्र में समझा होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप उस पिछली वाली वीडियो को देखते हुए आइए, ताकि आपके किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगला है अंडाशय। अंडप का आधारीय सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय एक खोखली संरचना होती है जिसकी गुहा अंडाशय गुहा या कोष्ठ कहलाती है। ठीक है भाई, जिसकी गुहा अंडाशय गुहा या कोष्ठ कहलाती है। अंडाशय गुहा के अंदर उत्तकों के उभार के रूप में एक गद्देनुमा संरचना प्लेसेंटा या अपरा या बीजांडसन स्थित होता है।
अंडाशय गुहा के अंदर उत्तकों के उभार के रूप में एक गद्दी नुमा संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा अपरा या बीजांडासन स्थित होता है, जिससे गुरु बीजाणुधानी या बीजांड लगा होता है। अब क्वेश्चन आ गया भाई गुरु बीजाणुधानी या बीजांड किससे लगा होता है, तो अंडाशय गुहा के अंदर उत्तकों के उभार के रूप में एक गद्दी नुमा संरचना प्लेसेंटा या अपरा या बीजांडासन स्थित होता है, जिससे क्या होता है गुरु बीजाणुधानी या अंडाशय लगा होता है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या अलग अलग पादप प्रजातियों में अलग अलग होती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या अलग अलग पादप प्रजातियों में अलग अलग होती है, जैसे कि गेहूँ, धान व आम के पुष्पों के अंडाशय में एक बीजांड उपस्थित होता है। किस किस में? गेहूँ, धान व आम के पुष्प के अंडाशय में एक बीजांड उपस्थित होता है तथा पपीता, तरबूज आदि के अंडाशय में अनेक बीजांड उपस्थित होते हैं। ठीक है कि भाई एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या अलग अलग पादप प्रजातियों में अलग अलग होती है, जैसे गेहूँ, धान व आम के पुष्प के अंडाशय एक बीजांड उपस्थित होता है, भाई इस अंडाशय में एक बीजांड उपस्थित होता है तथा पपीता, तरबूज आदि के अंडाशय में अनेक बीजांड उपस्थित होते हैं क्या। तो इस प्रकार से यह टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए। वीडियो फिनिश होते ही आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी इससे जुड़ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।